हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बानसूर एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग भौगोलिक चिंतन के इतिहास में पढ़ रहे थे यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में, आज हम यूनानी भूगोलवेताओं में एक दूसरे भूगोलवेता जिसका नाम है इरेटोस्थनीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इरेटोस्थनीज की अगर बात करें तो इसका जो समय है वो है 294 से 194 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व 294 से 194 BC इसका क्या है, समय है। इसकी बात करें तो ये ग्रीक गणितज्ञ थे। क्या थे ये? ग्रीक गणितज्ञ, भूगोलवेता, खगोलज्ञ और कवि भी थे। ठीक है, तो ये गणितज्ञ, भूगोलवेता, खगोलज्ञ और कवि थे। ठीक है, इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था साइरेन लीबिया में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो इन्होंने अपना अध्ययन कार्य है वो किया अलेक्जेंड्रिया में। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है जियोग्राफिया नाम से इन्होंने क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में इन्होंने गणितीय भूगोल का वर्णन किया। गणितीय भूगोल का क्या किया इन्होंने, वर्णन किया। किसमें? ज्योग्राफिया नाम की इनकी जो पुस्तक है उसके अंदर। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये है इनका जो मुख्य योगदान है, इनका मुख्य योगदान रहा एक तो भूगणित में, और दूसरा रहा खगोल विज्ञान में। ठीक है, भूगणित में इनका योगदान रहा और खगोल विज्ञान में इनका योगदान रहा। आगे हम बात करें तो इन्होंने इनको भूगणित का संस्थापक माना जाता है। फादर ऑफ जियोडेसी। ठीक है, फादर ऑफ जियोडेसी। आगे हम बात करें तो इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के वर्णन के लिए किया। ठीक है फ्रेंड्स, कि इन्होंने जो भूगोल शब्द का जो प्रयोग था वो किसके लिए किया था, पृथ्वी के वर्णन के लिए। ठीक है, बात करें इरेटोस्थनीज की तो इनका समय क्या है, 294 से 194 BC। ठीक है, ईसा पूर्व में इनका समय रहा है। ये ग्रीक के अर्थात यूनान के गणितज्ञ, भूगोलवेता और खगोलज्ञ और कवि थे। ठीक है,
जो इनका जन्म है वो कहाँ हुआ, साइरेन। साइरेन कहाँ है, लीबिया में, ठीक है। और जो इनका अध्ययन क्षेत्र है वो था इलेक्जेंड्रिया में, ठीक है। इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, ज्योग्राफिया। और ज्योग्राफिया में इन्होंने गणितीय भूगोल का क्या किया है, वर्णन किया है। इनका जो मुख्य योगदान रहा वो रहा भूगणित में और खगोल विज्ञान में, ठीक है। इनको भूगणित का संस्थापक भी माना जाता है, फादर ऑफ जियोडेसी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया है, पृथ्वी के वर्णन के लिए, ठीक है। आगे हम बात करें इरेटोस्थनीज में, हम आगे देखते हैं। इरेटोस्थनीज को व्यावहारिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है, ही कहा जाता है, ठीक है। किसका, व्यवहारिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। आगे हम बात करें तो ये जो थे, इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास को विकसित किया, ठीक है। इसलिए इन्हें प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेता भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास को विकसित किया और इसलिए इसने क्या कहा जाता है, प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेता भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो इन्होंने अक्षांश और देशांतरों के आधार पर, या फिर अक्षांश व देशांतर की सहायता से विश्व का मानचित्र बनाया, ठीक है। विश्व का क्या बनाया इन्होंने, मानचित्र बनाया। आगे हम बात करें तो इन्होंने विश्व के लिए निर्देशांकों को विकसित किया। निर्देशांकों को क्या किया, विकसित किया, कोऑर्डिनेट बनाई, ठीक है। आगे हम बात करें तो अक्षांश देशांतर रेखाएं खींचकर, अक्षांश देशांतर खींचकर रेखाएं मानचित्र पर खींचकर दिशाएं प्रदान की, ठीक है। दिशाएं प्रदान की, ठीक है। कि अक्षांश देशांतर रेखाओं को मानचित्र पर खींचा और क्या प्रदान की, दिशाएं प्रदान की, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो इन्होंने, या फिर इनको पृथ्वी का सही ज्ञान था, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा, ठीक है। और जिसकी लंबाई क्या बताई इन्होंने, 25,200 स्टेडिया। इन्होंने इसकी लंबाई कितनी बताई, 25,200 स्टेडिया, ठीक है। जो वर्तमान परिधि से मात्र 14% क्या रही, अशुद्ध रही, ठीक है फ्रेंड्स। मात्र कितना प्रतिशत, 14% अशुद्ध रही, ठीक है। एक बार फिर से देखना,
इन्हें व्यवहारिक भूगोल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक इतिहास को क्या किया इन्होंने, विकसित किया। ठीक है, प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश व देशांतरों की सहायता से इन्होंने क्या बनाया, विश्व का मानचित्र बनाया। ठीक है ना, और विश्व के लिए किसका, निर्देशांकों को विकसित किया, और अक्षांश देशांतर रेखाओं को मानचित्र पर खींचकर क्या दी, दिशाएं प्रदान की। और पृथ्वी का इन्हें क्या था, सही ज्ञान था, तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वी की परिधि को मापने का प्रयास किया है, जो लगभग कितनी बताई इन्होंने, 25,200 स्टेडिया, जो वर्तमान परिधि से कितना, मात्र 14% अशुद्ध थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इन्होंने बताया कि जो विश्व का इतिहास है, विश्व का इतिहास उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम में अधिक फैला है। इन्होंने क्या बताया कि जो विश्व का इतिहास है वो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम क्या है, अधिक फैला हुआ है। इन्होंने भारत की जो आकृति है, भारत की आकृति वो कैसी बताई है, सम चतुर्भुजी। ठीक है, कैसी बताइए, सम चतुर्भुजी। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने वास योग्य विश्व के लिए, वास योग्य विश्व के लिए, वास योग्य विश्व के लिए एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और इन्होंने विश्व में 5 जलवायु कटिबंध बताए। इन्होंने विश्व में कितने कटिबंध बताए, 5 जलवायु कटिबंध बताए, जिसमें से एक तो क्या है, उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण, तीसरे की बात करें तो तीसरा बताया शीत, जिसमें से उष्ण कटिबंध कितने थे, 1, और 2 कितने, शीतोष्ण कटिबंध, और 2 ही कितने, शीत कटिबंध थे। ठीक है, और इसलिए इन्होंने क्या बताया, विश्व में 5 जलवायु कटिबंध बताए। ठीक है, इन्होंने बताया कि विश्व का जो इतिहास है उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा किधर, पूर्व से पश्चिम में अधिक फैला है। भारत की आकृति इन्होंने कैसी बताई, सम चतुर्भुजी आकृति बताई है। ठीक है, वासयोग विश्व के लिए इन्होंने एक शब्द दिया, क्या, एक्यूमेन, या वासयोग विश्व को क्या कहा है इन्होंने, एक्यूमेन कहा है। ठीक है, और विश्व में कितने कटिबंध, 5 जलवायु कटिबंध बताए हैं, जिसमें से एक तो उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध, और 2 ही क्या, शीत कटिबंध इन्होंने बताए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले भूगोलवेता की, जिसका नाम है हिपार्कस। जिसका नाम क्या है, हिपार्कस।
हिपार्स्कस की बात करें तो हिपार्स्कस जो समय है, हिपार्कस का जो समय है वो था 190 से 120 BC, ठीक है, 190 से 120 BC। इरेटोस्थनीज का क्या था, 294 से 194 BC। हिपार्स्कस की बात करें तो जो हिपार्स्कस था ये ग्रीक गणितज्ञ, खगोलज्ञ और भूगोलवेता था, ठीक है, गणितज्ञ, खगोलज्ञ और भूगोलवेता था। इसके अगर जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था टर्की में, ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ, टर्की में हुआ था। हिपार्कस की बात करें तो जो हिपार्कस हैं इनको त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है, त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें तो जो हिपार्कस हैं इन्होंने ताराग्रहों की प्रथम ज्ञात सूची, ताराग्रहों की प्रथम ज्ञात सूची बनाई, या इन्हें प्रथम ताराग्रहों की सूची का संग्रहकर्ता भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो हिपार्कस हैं ये इनका जो मुख्य योगदान रहा वो इनका था खगोल विज्ञान में और गणितीय भूगोल में, ठीक है, खगोल विज्ञान में और गणितीय भूगोल में क्या रहा, इनका योगदान रहा, ठीक है। आगे हम बात करें तो इन्होंने अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर अक्षांश व देशांतर के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा में विभाजित किया, क्लाइमाटा का मतलब होता है जलवायु कटिबंध। इन्होंने विश्व में 11 जलवायु कटिबंध बताए, ठीक है, कितने कटिबंध बताए, विश्व में 11 जलवायु कटिबंध बताए। इनका जो समय है वो कब रहा, 190 से 120 BC, ठीक है, ईसा पूर्व में इनका क्या रहा है, समय रहा है। ये ग्रीक क्या थे, गणितज्ञ थे, खगोलज्ञ थे और भूगोलवेता थे। इनका जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ है, टर्की में हुआ है। इनको त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है। इन्होंने ताराग्रहों की प्रथम ज्ञात सूची क्या की, तैयार की थी। इनका जो मुख्य योगदान किस में रहा, खगोल विज्ञान में और गणितीय भूगोल में इनका मुख्य योगदान रहा है। अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व को किसमें बांटा, क्लाइमाटा में विभाजित किया है। क्लाइमाटा का मतलब क्या होता है, जलवायु कटिबंध। और इन्होंने विश्व में कितने जलवायु कटिबंध बताए, 11 जलवायु कटिबंध बताए हैं, ठीक है। आगे हम बात करें
इन्होंने असीरियन गणित के आधार पर व्रत को 360 डिग्री में विभाजित किया। ठीक है, असीरियन गणित के आधार पर व्रत को कितने भागों में? 360 डिग्री में विभाजित किया। ठीक है, इन्होंने विषुवत व्रत को व्रत कहा है? व्रत माना। ठीक है, इन्होंने विषुवत व्रत को क्या माना? व्रत माना है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें तो इन्होंने अक्षांश देशांतरों का निर्धारण करने के लिए एस्ट्रोलेब यंत्र का आविष्कार किया। ठीक है, एस्ट्रोलेब यंत्र का क्या कर दिया इन्होंने? आविष्कार किया। ठीक है, किसके लिए? अक्षांश देशांतरों का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने इक्विनोक्स का पता लगाया। इक्विनोक्स का मतलब क्या होता है? विषुव का पता लगाया, जिसका इन्होंने सूर्य की स्थिति के संदर्भ में व्याख्या की। ठीक है, सूर्य की स्थिति के संदर्भ में किसकी व्याख्या की है? इक्विनोक्स का पता लगा और उसकी सूर्य के संदर्भ में व्याख्या की है। ठीक है फ्रेंड्स, असीरियन गणित के आधार पर इन्होंने व्रत को कितने भागों में बांट दिया? 360 डिग्री में बांटा है। ठीक है, विषुवत व्रत को क्या माना इसने? व्रत माना। और अक्षांश देशांतरों का निर्धारण करने के लिए कौन सा यंत्र? एस्ट्रोलेब यंत्र का क्या किया इन्होंने? आविष्कार किया है। इक्विनोक्स का पता लगाया। इक्विनोक्स का मतलब क्या होता है? विषुव। जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वस्त होता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? विषुव की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो विषुव है उसकी स्थिति का वर्णन किसके आधार पर? सूर्य की स्थिति के संदर्भ में क्या की है? विषुव की व्याख्या की, अर्थात इक्विनोक्स की व्याख्या की है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने पृथ्वी के त्रिविम स्वरूप को द्विविमीय स्वरूप प्रदान किया और इसके लिए इन्होंने स्टीरियोग्राफिक व ऑर्थोग्राफिक
ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपों की रचना की। ठीक है, इन्होंने जो पृथ्वी का त्रिविमीय स्वरूप था उसको द्विविमीय स्वरूप क्या किया है, प्रदान किया है, और उसके लिए क्या स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपों की क्या की है, रचना की है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने विषुवत रेखा को दीर्घवृत्त कहा है या दीर्घवृत्त माना तथा पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है, यह बताया। ठीक है, इन्होंने माना कि जो विषुवत रेखा है वो क्या है, दीर्घवृत्त है, और इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितना डिग्री अक्षांश घूम जाती है, 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक है, कि जो पृथ्वी है वो 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अर्थात 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट में, 4 मिनट में घूम जाती है। ठीक है, कि इन्होंने पृथ्वी के त्रिविमीय जो स्वरूप है उसको क्या किया है, द्विविमीय स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपों की रचना की है। विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा को दीर्घवृत्त माना और बताया कि जो पृथ्वी है वो 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है, 15 देशांतर घूम जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो विद्वान है उनकी हम बात करेंगे। इनका नाम है पोसिडोनियस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, पोसिडोनियस। इनकी अगर बात करें तो ये यूनान के भौतिक भूगोलवेता थे। यूनान के क्या थे, भौतिक भूगोलवेता थे। इनकी अगर बात करें तो इनको फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इनको भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्हें भौतिक भूगोल का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है द ओशियंस। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है, द ओशियंस। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम महासागरों की गहराई मापने का प्रयास किया है। महासागरों की गहराई को मापने का प्रयास किया है। ठीक है, इन्होंने आगे बताते हैं कि जब
चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं, जब एक सीध में या जब एक सरल एक रेखा के रूप में होते हैं तो पूर्ण चंद्रमा के दिन, तो पूर्ण चंद्रमा के दिन, पूर्ण चंद्रमा के दिन स्प्रिंग टाइड, ठीक है, बसंत ज्वार या दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक है, कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा के रूप में होते हैं या एक सीध में होते हैं, तब पूर्ण चंद्रमा के दिन जो ज्वार आता है वो किस रूप में आएगा? स्प्रिंग टाइड अर्थात बसंत ज्वार या दीर्घ ज्वार उत्पन्न होंगे। और तथा प्रथम व अंतिम चतुर्थांश, जब चंद्रमा प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होगा, प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में होता है तो सबसे नीचे ज्वार आते हैं, सबसे नीचे ज्वार अर्थात नेप टाइड। ठीक है, कि जब प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होगा तो क्या आएंगे? सबसे नीचे ज्वार आएंगे। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सरल रेखा में होंगे, अर्थात जब कैसी, जब इनकी स्थिति क्या हो जाएगी? क्षितिज पर आ जाएंगे या फिर एक समानांतर रेखा के रूप में एक सीध में होते हैं, तब क्या आएंगे? स्प्रिंग टाइड आएंगे। कब आएंगे? पूर्ण चंद्रमा के दिन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रथम और अंतिम चतुर्थांश क्या आते हैं? सबसे नीचे वाले ज्वार आते हैं, जिनकी हाइट क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने अधिकतम तापमान, इन्होंने अधिकतम तापमान व शुष्क मरुस्थल, ये बताते हैं कि जो अधिकतम तापमान है और जो शुष्क मरुस्थल हैं वो शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में आयन रेखाओं के पास, आयन रेखाओं के पास होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो अधिकतम तापमान है और जो शुष्क मरुस्थल है वो कहाँ पाए जाएंगे? आयन रेखाओं के पास में पाए जाएंगे। ठीक है, आयन रेखाओं से मतलब है मकर रेखा और कर्क रेखा के पास में। ठीक है, कि जो स्थान मकर रेखा और कर्क रेखा के पास में स्थित होगा उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आयन रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। और उनके पास में क्या रहेगा? अधिकतम तापमान और शुष्क मरुस्थल पाए जाएंगे। और ये क्षेत्र अधिकांश से कहाँ होते हैं? शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया आगे कि जो सबसे कम तापक्रम, या फिर हम बात करें कि विषुवत रेखा के पास तापक्रम कम उग्र होते थे या कम उग्र होते हैं। विषुवत रेखा के पास में जो क्षेत्र स्थित होते हैं वहाँ तापक्रम कैसा होगा? कम होगा। लेकिन आयन रेखीय क्षेत्रों में क्या रहेगा? तापमान भी अधिक पाया जाएगा और शुष्क मरुस्थल भी अधिक पाए जाते हैं। और ये अधिकांशतः किस में होते हैं? शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। आयन रेखाओं से क्या मतलब है? मकर रेखा और कर्क रेखा। ठीक है,
नेक्स्ट जो विद्वान है उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। इसके बाद में आते हैं हिप्पोक्रेटस। ठीक है फ्रेंड्स, हिप्पोक्रेटस ये यूनानी भूगोलवेत्ता थे, और अगर इनकी बात करें तो इनको चिकित्सा भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल ज्योग्राफी, फादर ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये पहले विद्वान थे, ये प्रथम विद्वान थे जिन्होंने पर्यावरण का मानव पर प्रभाव बताया या प्रभाव की व्याख्या की। कि इन्होंने बताया कि पर्यावरण है जो किस पर प्रभाव डालता है, मानव पर प्रभाव डालता है। और अगर पर्यावरण मानव पर प्रभाव डाल रहा है, पर्यावरण क्या है, सर्वोपरि है, तो ये कैसे विचारक हो जाते हैं, ये प्रथम नियतिवादी विचारक थे, प्रथम नियतिवादी विचारक थे। ठीक है, कि इनको क्या कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। ये प्रथम विद्वान थे जिन्होंने पर्यावरण का प्रभाव किस पर बताया, मानव पर बताया है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रथम नियतिवादी विचारक कहा जाता है। इसके बाद में अगला आता है नेक्स्ट है थियोफ्रिस्टस। अगला है थियोफ्रिस्टस। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो इनको वनस्पति भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोज्योग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें फादर ऑफ बायोज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि जीव जंतु व प्राकृतिक वातावरण के, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या की। ठीक है, जीव जंतु प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की क्या की है, व्याख्या की है। इन्हें वनस्पति भूगोल क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ बायोज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने जो जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की क्या की है, व्याख्या की है। कि इन्होंने बताया कि जीव जंतुओं पर किसका प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। कल हम देखेंगे प्लेटो और अरस्तु को। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।